हाँ तो बच्चों चलो अब देखते हैं 3.1 का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था ना, वो मैंने किया था, लेकिन कुछ मतलब मिस्टेक्स की वजह से कैमरा हमारा बंद हो गया था, तो इसलिए वो पूरा क्वेश्चन 1 मिनट का नहीं आ पाया था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको पूरा लिख करके तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 में जाएंगे हैं। चलो देखो, तीसरे को मैं थोड़ी फटाफट लिखता हूँ इसको। ये क्वेश्चन था हमारा, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य। ये था 2 kg सेब और 2 kg सेब और 1 kg अंगूर। ये था 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन का मूल्य किसी दिन का मूल्य जो है वो किसी दिन जो है कितना था कि 160 रुपये था। 160 रुपये था, किसी दिन की बात है। समझना इसकी कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 है ये। और दूसरा बोल रहा है 1 महीने बाद। क्या बोल रहा है? 1 महीने बाद 1 महीने बाद जो है 4 kg सेब, कितना? 4 kg, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य। और 2 kg अंगूर और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना है? वो 300 हो जाता है। 1 महीने बाद की बात है ये, वो 300 हो जाता है। तो इसे हमें बीजगणितीय फॉर्म में लिखना है। किसमें? बीजगणितीय रूप में लिखना है। चाहो तो ग्राफ भी खींच सकते हो। तो देखो इसको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हमें ये पहले बात मानना होगा कि मान लेते हैं कि जो सेब का मूल्य है किसी दिन वो 100 रुपये माना। सेब का मूल्य कितना है कि वो 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये है ना। और ये नहीं, रुपए कर देते, ठीक है, 100 रुपये है। और अंगूर का जो मूल्य है, अंगूर का जो मूल्य है वो मैं मान लेता हूँ वाई रुपये है, ठीक है। मैंने सेब का मान लिया 100 रुपये और अंगूर का मान लिया वाई रुपये। अब क्वेश्चन की कंडीशन समझते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन नंबर जो हमारी 1 है, वो बोल रहा है 2 kg सेब, तो यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 1 kg अंगूर, तो यानी कि 1y इक्वल टू कितना था हमारा? 160 रुपये था। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ये हमें मिल गई और यही निकालना था। और देखना सेकंड जो कंडीशन है हमारी, तो हम जो दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। ये बोल रहा है 4 महीने बाद जो है, नहीं 1 महीने बाद की बात है, जो सेब था वो 4 kg और यानी कि 4x प्लस और अंगूर कितना है? 2 kg, तो 2y ये इक्वल टू 300 हो जाता है। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 मिल गई। और हमें इनकी यही समीकरण ही फाइंड करने थे, इन्हें हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो इन्हें हमें सॉल्व नहीं करना है, तो हालांकि मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर। ये क्वेश्चन फटाफट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और हम अब आगे चलेंगे एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। उसके जो भी कंसेप्ट है वो बताऊंगा और उसके आज सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। ये बोल रहा है जो हमारी प्रश्नावली 3.2 है, प्रश्नावली 3.2 है ये जो हमारी प्रश्नावली, ठीक है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक बहुपदों के युग्म बनाइए। क्या बोल रहा है? जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन का क्या करना है हमें कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं। रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं हमें। युग्म बनाइए। जो हमारे समीकरण हैं उनके हमें युग्म बनाने हैं कि जोड़े, मतलब जोड़ा टाइप में 2 बनाने हैं और उसे ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, ठीक है।
तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया है। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कहो तो लिख दूँ, पहले का ही पहला है। पहले का जो पहला है वो बोल रहा है हमारा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक ना, ये बोल रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने, 10, 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में जो है एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता में जो है पार्टिसिपेट किया, यानी कि भाग लिया। ठीक है, फिर बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक हो, 4 अधिक हो, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। अब ये बताना है, हमें संख्या बतानी है, यानी कि अगर हम मानेंगे कि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको मैं 2 पार्ट में कर देता हूँ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं मान लेता हूँ, माना जो लड़कों की संख्या है, लड़कों की जो संख्या है हमारी, वो मैं मान लेता हूँ x है, x लड़के हैं। ठीक है, और जो लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की जो संख्या है हमारी, वो कितनी है, y है। ठीक है, वो जो उसकी फर्स्ट कंडीशन है पहले वो समझिए। बोल रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो जब 10 विद्यार्थी है, इसका मतलब लड़के प्लस लड़कियां बराबर 10 है। तो यानी कि जब लड़के जो हैं वो x हैं और जो लड़कियां हैं वो y हैं और टोटल 10 हैं, तो इक्वेशन हमारी बन गई है ना। अब ये कंडीशन नंबर फर्स्ट से बनी है। अब एक और यदि इसमें कंडीशन गौर से देखें तो दे रहा है, वो बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। देखो ये हो गई हमारी, ये हो गई लड़कियों की संख्या, ये हो गई लड़कों की संख्या। तो बोल रहा है लड़कों की संख्या 4 अधिक है, तो यानी कि y में ही 4 अधिक है, यानी कि ये जो है 4 ज़्यादा है, लेकिन हमें उसके बराबर लिखना है तो हम लड़कों में +4 करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है, इस हिसाब से थोड़ी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है ना 4 ज़्यादा है, और हमें लड़कियों और लड़कों को जो इक्वेशन के रूप में बराबर का चिन्ह लगा है बीच में, तो हमें इसमें 4 जोड़ना होगा, तब हमारा इक्वेशन बन पाएगा। ठीक है, तो यदि हम इसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित करें ना, तो ये हो जाएगा हमारा x - y + 4 = 0। नहीं, तो इसे ले सकते हैं x - y = -4। समझना, 2 बन गया, ये बन गया दूसरा। तो जो क्वेश्चन था कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, तो एक समीकरण हमारा ये बन गया और दूसरा ये बन गया, तो हमने युग्म तो इनके बना दी है ना।
अब वो बोल रहा है सॉल्व कीजिए, लेकिन वो बोल रहा है हमें सॉल्व करना है ग्राफ के माध्यम से, है ना। तो इनका हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। हालांकि पहले हम इनको विलोपन से सॉल्व कर लेते हैं तो हमें इनका आंसर मिल जाएगा। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ये दिया है x माइनस वाई इक्वल टू -4 दिया है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो जब विलोपन का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को विलोप करना, तो देखो हमारा जो वाई वाई टर्म्स है ना ये बराबर है इक्वल, तो वाई से वाई कट जाएगा। जब इनको जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ने पर, अभी मैं बताऊंगा विलोपन विधि, लेकिन ये बीच में आ गया है, अभी तुम लोगों का आगे है। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 3। तो हमारी x की वैल्यू जो है हमें 3 मिल जाएगी। और यदि x की वैल्यू दो में से किसी में भी रख देते हैं ना, मान लो फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है, एक में मान रख देते हैं, ठीक है। जब हम एक में मान रखते हैं तो x की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, देन y इक्वल टू 7। बात समझ में आई? यानी कि जो लड़के ना वो 3 ही लड़के हैं। लड़के कितने हैं? लड़के जो हैं वो 3 हैं। हालांकि लड़कियां जो है वो कितनी है? 7 है। बस जब वो कह रहा था ना कि लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का जो जोड़ है ना वो 10 है, जोड़ लो, 7 प्लस 3 10 होगा, है ना। और वो बोल रहा था कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं। तो यहाँ पर 3 है, इसमें 7 है, तो 3 प्लस 4 7 होता है, तो यानी कि 4 अधिक है। तो ये इस तरह से हमें प्राप्त हो गया। अगर हम इसका ग्राफ खींचना चाहें ना तो खींच सकते हैं। खींचना है। हालांकि हमारा आंसर जो है वो मिल चुका है, ऐसे हमें करना है। और ग्राफ में यार लंबा, चलो करते हैं ग्राफ, ठीक है। ये फटाफट वो करो, नोट करो, इसका ग्राफ ही खींच लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। जैसे ये है, पहले इसका वो बना देते हैं, ये हमारा x है, ये y है। इसका यदि हम x की वैल्यू 0 रखें तो y हमारा 10 मिल जाएगा, और यदि y की वैल्यू 0 रखें तो x हमारा 10 मिल जाएगा। नहीं, इसका हो गया। अब जो दूसरे का यदि हम वो खींचिए x एंड y, इसका यदि खींचे, इसमें यदि हमारा x 0 है, तो y 4 मिलेगा, और यदि y 0 है तो x -4 मिलेगा, -4 मिलेगा। अब तुम लोग इसका ग्राफ खींच सकते हो। हालांकि हम इसका आंसर निकाल चुके हैं। मान लेता हूँ यहाँ पर कहीं 10 होगा, यहाँ पर इसका कहीं 10 होगा। तो यदि x में 0 है तो y में कितना है? 10 जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, तो यानी कि 0,10 को ये पॉइंट मिल रहा है कि नहीं। और यदि x में हमारा 10 है, कोई यहाँ पर है, तो y में 0 है, तो 10,0 हो जाएगा ये। तो जब इसको मिलाएंगे ना ऐसे, तो ये ऐसा कुछ ग्राफ के बनेगा, इस वाले का इक्वेशन का, है ना, इसका x प्लस वाई इक्वल टू 10 का, है ना। अब इसका बनाया x माइनस वाई इक्वल टू 4 का, तो ये बनेगा, यदि देखो x में 0 है तो y में हमारा 4 आ रहा है, x में 0 है तो y में मान लेते हैं 4 यहाँ पर है, तो 0,4 हो जाएगा ये। और यदि हमारा y में 0 है तो x में -4 जा रहा है, तो मान लेते हैं -4 कहीं यहाँ होगा, यानी कि -4,0 ऐसा हो जाएगा। तो हालांकि जब इसको मिला देते हैं ना ऐसा, तो हमारा ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। बस यही इसका मतलब ग्राफ था जो बनाना था हमें। आंसर हमें मिल चुका है कि 3 लड़कियां थी और 7 लड़के थे। नहीं, 3 लड़के थे और 7 लड़कियां थी। तो फटाफट इसे नोट करो, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब मैं ये प्रश्न बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब सीधे तुम लोग अपनी बुक उठाओ और उसमें देखो, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इस तरह में। ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी यार लिखने लायक है, क्या करें, नहीं लिखेंगे तो फिर पूरा बिगड़ जाएगा। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य वो बोल रहा है 50 रुपये। तुम लोग अपनी बुक उठाओ और उसमें देखो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो पहले बात हम ये मान लेते हैं, माना जो पेंसिल का मूल्य है ना, पेंसिल का जो मूल्य है वो हमारा x रुपये है, और जो कलम का जो मूल्य है, जो हमारा कलम का जो मूल्य है उसे मैं मान लेता हूँ y रुपये। तो बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, देन 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम,
7x प्लस 5y, इनका मूल्य कितना है? 46 रुपये है, ये है। तो बोल रहा है एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने एक कलम का मूल्य x माना है, उसका एक पेंसिल का मूल्य x माना है और एक कलम का मूल्य y माना है। तो फटाफट इसके x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें हम विलोपन विधि का यूज करेंगे, विलोपन से। इसमें 5 से गुणा कराएंगे, इसमें 7 से। तो देखो 5 से किया तो 25x हो जाएगा ये हमारा, प्लस 35y इक्वल टू 250। इसका 7 से करते हैं तो 49x प्लस 7 × 35y इक्वल टू 42। और लगी 4 7 28 4 32 322 2। जब इसको घटा देंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा हमारा, ये बचेगा हमारा माइनस का 24x जब घटा देंगे इसको। और ये बचेगा हमारा, कितना बचेगा? 322 में से अगर 250 हमारा चला गया तो मैं दिखा लेते हैं भाई। 322 माइनस 250, 2 12 में 5 गए 7, 72 बचेगा। माइनस का 72 बचेगा जी, ये कट जाएगा। और x की वैल्यू देखें तो 72/24 आएगा। तो x इक्वल टू हमारा 3 मिल जाएगा, हमें नहीं मिल जाएगा जब इसको काट देंगे। अब x की वैल्यू 3 मिल गई तो इसमें रख देते हैं। x का जो मान है वो जो है समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। ये एक हमारा ये है। तो 5x है तो 5 × 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 5 से 15, 7y इक्वल टू 50 माइनस 15। तो 7y इक्वल टू बचेगा हमारा 35। तो 7 × 35 y इक्वल टू बचेगा 5। बात समझ में आई? यानी कि पेंसिल का मूल्य जो है 3 रुपये है। लेकिन जो एक हमारी जो पेंसिल है, यहाँ पर देखो, जो एक पेंसिल का मूल्य है, जो हमारा एक पेंसिल का जो मूल्य है ना, वो आया हमारा 3 रुपये। कितना आया? 3 रुपये। 3 रुपये। और जो एक कलम का मूल्य है, एक लिखा हुआ है, ठीक है। एक कलम का जो मूल्य है, एक कलम का जो मूल्य है हमारा, वो हमारा आया है 5 रुपये। तो ये क्वेश्चन हमारा फटाफट ख़त्म हो गया। नोट करो, देखो फटाफट समझो, स्क्रीनशॉट लो। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अब। हो गया? ये बोल रहा है अनुपात। इससे पहले मैं कुछ तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, ये तुम्हें बहुत काम आएगा। फटाफट इसे नोट कर लेना है ना, समझ के साथ। मान लेते हैं कि दो हमारे इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। समझना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मान लो तुम्हें इस तरह के कोई दो समीकरण दिए हुए हैं और तुमसे पूछे बताओ ये समांतर है, प्रतिच्छेदी है या फिर संपाती है। तो हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा ना, x और y की वैल्यू लेंगे, फिर उसका ग्राफ खींचेंगे, जो भी होगा। लेकिन एक तरीका होता है जिससे हम बता सकते हैं कि ये हमारा प्रतिच्छेदी है। देखो रेखाएं 3 टाइप की होती हैं इसमें, हमारे सिलेबस में। एक तो होती है समांतर, एक रेखा मान लो इसकी रेखा ये गई और इसकी रेखा हमारी ये गई, है ना। इसकी रेखा ये गई और इसकी रेखा ये गई, तो दैट इज कॉल्ड समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोलते हैं समांतर रेखाएं। जैसे रेल की पटरियाँ, ये परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जब किसी को काटेंगे नहीं तो कोई इनका सॉल्यूशन नहीं होता। याद रखना, किसी भी दो इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी मिलता है जब वो एक दूसरे को काटती हैं। तो ये किसी को नहीं काटती ना, तो इसलिए इनका कोई हल भी नहीं होता, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इनफाइनाइट टाइम एकदम चली जाती हैं। और एक देखो रेखाएं इस टाइप की होती हैं, ये है, इसने इसको काट दिया तो यहाँ पर हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? यहाँ पर इसका हल मिल जाता है। तो इन्हें, इन रेखाओं को बोलते हैं ना प्रतिच्छेदी। इन्होंने एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया ना,
इन्हें बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। गौर गौर से समझना, इन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। और एक और होती है संपाती। संपाती समझना, एक ये है, और यदि मैं बनाऊं तो इसी के ऊपर एक और रेखा बना दूं, समझना। ये हालांकि इसी के ऊपर मैंने बना दी तो मैं देखे कर रही होगी, लेकिन ये है दो। कैसे? जैसे मान लो ये एक पेन है, मान लो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, समझना। और ये छोटा है, लेकिन मतलब ये भी एक उतनी ही बड़ी रेखा है, तो ये उसको एकदम टच करे, यानी कि उसी के ऊपर रखी हुई है ना। तो उस रेखा जैसे ये है, और इस तरह हुआ तो ये हुई हमारी समांतर रेखा, समझना। और यदि इसने इस तरह एक दूसरे को ऐसे काट दिया कहीं पर, तो ये हुई हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। और यदि ये इसके ऊपर रख गई, यानी कि ये समांतर रेखाएं बीच में गैप ना दे करके एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए ना, तो उन्हें बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं, समझना। उन्हें बोलते हैं हम संपाती रेखाएं। जब ये एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ी होती है ना, तो ये अनंत जगहों पर एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, तो इसके अनंत हल होते हैं। यहाँ पर लिख देना कि इसका कोई हल नहीं होता। क्या होता है इसमें? कोई हल नहीं होता। अगर इन ऐसी क्वेश्चनों के यदि हम सॉल्व करें तो हमें कोई हल ही नहीं मिलेगा। यदि ऐसे करें तो हमें अद्वितीय रूप से एक हल मिलेगा। अद्वितीय का मतलब होता है अद्वितीय एक हल। अद्वितीय का मतलब होता है अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा हो ही ना। यानी कि अगर उन्हें एक बार काट दिया, जो सॉल्यूशन मिलेगा, अगर किसी दूसरे पॉइंट पर भी काटेंगे तो वो सेम नहीं मिलेगा। अद्वितीय का मतलब ये होता है यानी कि जिसके समान कोई दूसरा हो ही ना, है ना। तो उसका, और इसके जो होते हैं ना अनेक हल होते हैं, यानी कि अनेक हल होते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है ना, जैसे एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ऐसे एकदम चिपकी है, तो ये अनंत जगहों पर चिपकी हैं, तो इसलिए इनके अनंत हल होते हैं। हालांकि मैं बताऊंगा अभी, पहले ही तुम केवल रफली तुम्हें ये बताया हूँ, ठीक है, समझा। अब अगर तुम्हें हमें किसी ने समीकरण दे दिए और पूछ रहा अच्छा ये बताओ कि ये दोनों रेखाओं का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ये समांतर रहेंगे या फिर प्रतिच्छेद करेंगे या फिर संपाती हो जाएंगी, तो पता है तुम लोग पता कैसे लगाओगे? जो इनके जो x और y के जो ये हैं गुणांक हैं, इनसे पता लग जाता है कि कौन सी रेखा क्या है। देखो, यदि हम a1/a2 करेंगे, अगर कोई पूछ रहा है, और यहाँ पर b1/b2 भी करेंगे, और यदि ये हमारे बराबर नहीं है, क्या हुई? हमारे बराबर नहीं आए। c1 c2 की तो बात नहीं करेंगे जब यहाँ पर ही बराबर नहीं है। तो यदि ये कंडीशन हुई ना, तो हम जान जाएंगे कि जो रेखाएं हैं, जो जब इनका ग्राफ खींचेंगे ना, तो वो प्रतिच्छेदी होंगी, यानी कि एक दूसरे को छेदती हुई चली जाएंगी, यानी कि काटेंगी। अब यदि कोई पूछे अच्छा ये बताओ इसके हल कितने होंगे, तो अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी एक दूसरे को काट रही हैं, तो एक पॉइंट पे काट रही हैं, तो उनका एक ही हल होगा, अद्वितीय रूप से एक हल। फटाफट से गौर समझना, ये होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, और ये जो होगा ना प्रतिच्छेदी के बाद क्या होगा इसकी, अगर हल की बात करें ना, तो क्या होगा? अद्वितीय रूप से एक हल होगा। अद्वितीय रूप से जो है एक हल होगा, एक हल होगा, ठीक है, एक हल होगा। अब तुमने इसका मानो फर्स्ट पॉइंट है, इसके 2 पॉइंट समझ लिए। प्रतिच्छेदी हो, अगर ऐसा कंडीशन है तो प्रतिच्छेदी होंगी, और अद्वितीय रूप से उसका एक हल होगा। अच्छा, एक बात और है, संगत होगा कि असंगत होगा? अभी आगे आएगा कि संगत है कि असंगत है। तो यार संगत जब होता है ना, जब कोई एक दूसरे को, जैसे संगम होता नहीं है, संगम, जब 2-3 नदियाँ आपस में मिलती हैं, मिलती हैं, तो उसे बोलते हैं संगम। तो वही, तो जब 2 रेखाएं, यानी कि अगर इस तरह हो, क्या बोलते हैं? अगर एक दूसरे को काटे तो उसे संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर ऐसा कोई कंडीशन मिले हमें तो बोलेंगे संगत। एक दूसरे के ऊपर भी हो फिर भी उसे संगत बोल देंगे। नहीं, अगर 2 नदियाँ, मान लो एक नदी ऐसी जा रही है और कोई दूसरी है जो उसी के ऊपर आ गई, तो यार वो भी तो संगम हुआ ना। अब एक नदी ऐसे आ रही है, एक नदी ऐसे जा रही है, तो ये हो गया हमारा प्रयागराज, यहाँ पर संगम हो गया नदियों का। तो संगम मतलब संगम नहीं है, हालांकि संगत बता रहा हूँ। लेकिन अगर जहाँ पर 2 रेखाएं मिलती हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ऐसी कंडीशन में उसे संगत बोलते हैं। अदरवाइज यदि समांतर है रेल की पटरी की तरह, तो भाई वो संगत नहीं है, दैट इज कॉल्ड असंगत। क्या बोलते हैं उसे? असंगत। समझना गौर से, ये भूले ना, इसलिए मैंने तुम्हें वो रिवर्स का एग्जाम्पल लेके समझा दिया कि अगर 2 नदियाँ एक दूसरे पर मिल रही हैं या समाहित हो रही हैं तो संगम होता है। तो तुम समझना कि अगर 2 रेखाएं परस्पर जा रही हैं, मतलब काट रही हैं या मिल रही हैं, यानी कि संपाती हैं, तो वो संगत होता है, संगम से संगत। और यदि दूर दूर जा रही हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है, तो वो असंगत होता है। अगर कोई नदी एक जा रही है इस तरफ, एक जा रही है इस तरफ, तो हम उन्हें थोड़ी बोलेंगे कि मतलब इनका संगम हो रहा है। संगम हो ही नहीं रहा, तो यानी कि असंगम
मान सकते हैं ना, तो ऐसे बोल सकते हैं असंगत है ये, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन है ना देखो, तो ये क्या बोलेंगे, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा कि नहीं। और कुछ कंडीशन होती हैं क्या, जो भी ये बता दे रहा हूँ अभी। बस बस इतना ही होता अगर ऐसा हुआ, ठीक है। तो तुम इसे फटाफट नोट करो अपने शॉर्ट नोट्स में, फटाफट भूलना नहीं। और देखो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, हो सकता है A1 जो है बटे A2 बराबर हो हमारा B1 बटे B2 के, हो सकता है नहीं, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर ही ना हो। एकदम याद रखना, एकदम ये बहुत काम की चीज़ है। अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई कंडीशन ऐसी तुम्हें मिल रही है, तुम्हें क्वेश्चन से अभी समझाऊँ, चिंता मत करो, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ये जो होती है ना, ये जो दिस इज द कंडीशन ऑफ समांतर रेखाएं, किसकी, समांतर रेखाएं। यदि ऐसी कंडीशन है, अगर तुमने इक्वेशन को बटे में रख के इसे चेक किया और कंडीशन कुछ ऐसी मिली, तो फटाफट बोल देना कि दीज लाइन आर पैरेलल, यानी कि ये जो है रेखाएं जो है समांतर है। और ये रेखाएं समांतर है ना, तो कोई हल नहीं होता। बता चुका हूँ पहले ही, क्या है कि कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, नो एनी सोल्यूशन, ठीक है। और संगत असंगत की यदि बात करें ना, तो क्या होगा, असंगत होगा, क्योंकि उनका संगम नहीं होना, ठीक है। तो ये क्या होगा, असंगत होगा। तो 3 पॉइंट हो गए। अब एक कंडीशन और बची है, यदि A1 बटे A2 दैट इज इक्वल टू B1 बाई B2 आल्सो इक्वल टू C1 बाई C2, यदि ऐसी कंडीशन आ गई, हो सकता है ना, होता भी है। यदि कंडीशन कुछ ऐसी आ गई, तो इन्हें जो बोलते हैं ना, तुम लोग पता लगा सकते हो, इन्हें बोलते हैं संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाएं कैसी होती है वो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ पहले, अब ये मत कहना, संपाती रेखाएं, ठीक है। और यदि बात करें सॉल्यूशन की, तो अनेक हल होते हैं, पहले बता चुका हूँ। अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि तुम काउंट नहीं कर सकते कि कितने हल हैं। अपरिमित रूप से जो है अनेक हल होते हैं, अनेक हल, ठीक है। और जो थर्ड है, बात रही संगत या असंगत की ना, तो ये क्या होता है, संगत होता है। इसे एकदम दिमाग में इस प्रकार छाप लो ना कि कभी भूले ना, वो भी साथ में ले लो, वो समझ के लिए ज़रूरी है कि रेखाएं समांतर कैसी होती हैं, संपाती कैसी होती हैं, और जो भी है अपना पूरा फटाफट वो कर लो, है ना। अब इसे चाहे तुम नोट कर लो, लेकिन नोट तो कर लेना, लेकिन अपने फ्रंट पेज में जो भी तुम्हारा नोट्स का वो हो, इसको ज़रूर लिख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, बता रहा हूँ मैं। अब देखना है इसका कमाल क्या है, अगर तुमने ये समझ लिया होगा ना, तो आगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, पूरी प्रश्नावली में हवा की तरह उड़ोगे। देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वो बोल रहा है कि अनुपातो A1 बाई A2, देखो वो यही बोल रहा है A1 बाई A2 एंड B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि कौन रेखा समांतर है, कौन प्रतिच्छेदी है, कौन संपाती है। आगे ना वही बात। अब इक्वेशन वो दिए है, पहला जो उसने दे रखा है वो दिया उसने 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 1 समझना। सेकेंड दी है 7x प्लस 6y माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0 2। अब हमें उनसे बताना क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ, यदि हम करें 5/7 इक्वल टू कुछ भी हो, लिखता हूँ मैं -4/6 है, तो ये बताओ ये बराबर है क्या। अरे 5/7 है, यदि इसको लिखूँ मैं तो -2/3 ले सकता हूँ, यदि काट दें तो कहाँ बराबर है भाई, ये बराबर ही नहीं है। तो मैंने बताया था कि जहाँ ऐसा हो कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या होती है वो रेखा, प्रतिच्छेदी होती है, और क्या, जो रेखा जो है क्या है, प्रतिच्छेदी है कि नहीं प्रतिच्छेदी। भाई पहले कंडीशन तुम्हें बता चुका हूँ यार, अब बार बार कितनी बार बताऊंगा। ये रेखा जो क्या है हमारी प्रतिच्छेदी है। अब इसी के जो सेकंड क्वेश्चन है
वो ये बोल रहा है 9x प्लस 3y प्लस 12 है। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड दिया 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। समझना। अब यदि जो x और y के जो गुणांक है उनका हम बटा करें, यानी कि 9y 18, ये जो है 3y 6, 12y 24, इसको काट दो मैं 9 दूनी 18, तो यानी कि 1/2 मिल जाएगा। इसे काट दो तो 3 दूनी 6, 1/2 मिल जाएगा। 12 दूनी 24, जो भी 1/2 मिल जाएगा। तो भाई ये तीनों बराबर है कि नहीं। अब मैंने ये भी शायद बताया था तुम्हें कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 यदि ऐसा है ना, तो वो रेखाएं संपाती कहलाती हैं। भूलना है नहीं। क्या कहलाती हैं? संपाती रेखाएं। तो देखो हमने पता लगा लिया यार कि ये जब इन रेखाओं का ग्राफ खींचेंगे तो कैसा यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही आएगी, संपाती रेखाएं आएंगी। और इसमें हम जान गए थे कि प्रतिच्छेद करेंगे, एक हट जाएगी एक हट जाएगी, इसमें एक के ऊपर एक चढ़ी होगी, है ना। तो जो तीसरा है ये है हमारा, इसे मैं कर देता हूँ तीसरा। ये जो दिया है क्वेश्चन ये 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1। एंड 2x माइनस y 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। समझना गौर से। अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे, इसको 6/2 कर देंगे, इसको 6/2 करेंगे, इसको माइनस 3y माइनस 1 करेंगे, नहीं, एंड 10y 9 करेंगे। तो 2 3 6, तो यानी कि 3/1 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 3/1, ये बराबर नहीं होगा 10/9 के। अब तुम खुद मैच कर लो ये कंडीशन किसकी है, बताना ना पड़े यार। यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। दिस कंडीशन इज मैचिंग दिस कंडीशन। ये इससे मैच कर रही है कि नहीं। पता होगा कि ये जो कंडीशन है ये हमारी समांतर रेखाओं की है, समांतर रेखाएं। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें बात एकदम क्लियर समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो फिर बताऊंगा, दोबारा बताएंगे। और क्या भाई, हो गया। इसको फटाफट नोट करो और भूलना नहीं। और हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं ना। हो गया। जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बोल रहा है कि a1/a2 b1/b2 की तुलना करके हम ये बताना कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत है, बस ये बताना है। a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2 की तुलना करके हमें ये बताना है कि कौन हमारा संगत है एंड कौन हमारा जो है असंगत है। बस इतना बताना है। और मैं ये पहले बता चुका हूँ कि संगत कब होता है। देख लो, अगर प्रतिच्छेदी हैं रेखाएं, प्रतिच्छेदी हैं एंड संपाती हैं, तो वो संगत है हमारी। और ये समांतर की कंडीशन फॉलो कर रही हैं तो हमारी क्या है, वो असंगत है कि नहीं। असंगत है ना। बस कुछ नहीं, कर देते हैं यार, एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो पहला दिखाता हूँ करके, तो उनको एकदम फटाफट कर सकते हो। ये दिखाया 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 1 दिया 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इसको जब कंपेयर करेंगे तो 3y2 डज नॉट इक्वल टू 2y माइनस 3। कहाँ बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये जो हमारी प्रतिच्छेदी की होती है कि नहीं। पूरा एकदम डीपली बता रहा हूँ, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा लगभग। अगर प्रतिच्छेदी है तो क्या होगा, संगत होगा। तो बस लिख दो ना संगत है। अब सोच क्या रहे हो, लिख दो फटाफट संगत है। अब दूसरा दिखाऊँ करके,
यार मार्कर लगता है ख़त्म हो रहा है। दूसरा जो है वो दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, है ना। और इक्वेशन जो दूसरा दिया हुआ वो दिया हुआ 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। हालांकि दिख रहा होगा ना, है ना, दिख रहा होगा शायद। इसको भी तुलना कर दो यार, 2y4 माइनस 3y माइनस 6 8y9 1/2 हो जाएगा ये भी 1/2 हो जाएगा ये 8y9। अब ये कंडीशन पता है किसकी है? समांतर रेखाओं की है। किसकी है ये? समांतर की है। जो समांतर होता है तो असंगत होता है, इसमें क्या कौन सी बात है, बड़ी बात है। ये क्या होता है? असंगत। तो जब ये असंगत होता है तो ये समझ में आ गया होगा। नहीं यार, इसी तरह तीसरा चौथा पांचवा कर लोगे, फिर करके दिखाऊँ? दिखा देता हूँ, तो फिर कुछ लोग कहोगे कि यार क्या ही बताएं। तीसरा तो दिया हुआ है 3/2 x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 1। 9x माइनस 10y 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इसकी तुलना कर देते हैं। 3/2 बाई 9 5/3 बाई माइनस 10 7/14। पहली चौथी का गुणा 3/18 एंड 5/-30 एंड 7/14। इसको कटेंगे तो 3×18 6 5×6 तो इसमें माइनस लगा हुआ है ना, तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 नहीं है बराबर। इसका कहाँ बराबर है? ये इसके बराबर ही नहीं है। अगर ऐसा है तो प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेदी होता सब संगत होता है, ठीक है। तो जो चौथा पांचवा है उसको भी करेंगे, लेकिन थोड़ी हमारे मार्कर की जो स्याही है वो ख़त्म हो चुकी है। इसको थोड़ी रिफ़िल कर लेते हैं, फिर पढ़ाते हैं। हाँ, तो 3 हमारे हो गए। और ये जो चौथा है ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 1 एंड माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसको हम चेक करते हैं A1/A2 से कि 5 बाई माइनस 10 एंड माइनस 3/6 11 बाई माइनस 12। नहीं, 5 दूनी 10 यानी कि 1 बाई माइनस 2 3 दूनी 6 1 बाई माइनस 2 एंड 1 बाई माइनस 2। ये तीनों बराबर हैं। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये किसी कंडीशन है? बताओ। ये हमारी संपाति की कंडीशन है। यदि संपाति होता है तो बस लिखा है संगत है। क्या है? संगत है ना। तो जो 4 हो गए, पांचवा बचा है। ये जो पांचवा है, हाँ पांचवा ही है, ये 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यदि हम इसकी A1/A2 वाले चेक करें ना, 4/3 अपॉन 2/1 नहीं एंड 2/3 एंड 8/12, तो ये जाएगा 4/6 2/3 8/12 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। ये भी भाई संपाती कंडीशन है, कंडीशन सेम है ना इसमें भी।
तो ये भी हमारा संगत है और संपाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। और ये जो तीसरा था, इसके पांचों हमने कर ली। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, फटाफट नोट करना हो नोट कर लो। और अब हम चौथा देखेंगे, पाँचवा, छठवां, सातवां जो भी हैं। आज पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करके जाना है। तो जो चौथा क्वेश्चन है ना, वो बोल रहा है कि रैखिक समीकरणों को हल कीजिए और जो यदि देखो, हमें इसमें भी चेक करना है संगत है या असंगत। और यदि संगत है तो उसकी सॉल्यूशन निकाल लेना है बस, और कुछ नहीं, हल कर लेना है उसको। फर्स्ट जो दिया हुआ है, ये दिया है हमें x + y = 5 दिया हुआ है, समझना। जो सेकेंड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x + 2y = 10 दिया हुआ है। जब इसकी हम कंडीशनें देखें तो ये हो जाएगा 1/2 = 1/2 = 5/10। तो दिस इज आल्सो 1/2, है ना। तो ये जो कंडीशन हो गई हमारी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये संपाती कंडीशन है। और संपाती तो संगत है, संपाती है तो संगत है। तो ये संगत है तो वो सोल्यूशन पूछ रहा है, हल कर लेते हैं इसको, कुछ नहीं। लेकिन संपाती पता है इसमें अनेक हल होते हैं। संपाती में पता है, मैंने बताया था कि एक दूसरे के ऊपर रहते तो हमारे अनेक हल होते हैं। तो जब अनेक हल होते हैं तो देखो, यदि हम x की वैल्यू चाहें तो x = 5 - y कर सकते हैं, नहीं। और यदि y की वैल्यू चाहें तो 5 - x, यानी कि इनकी अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगी। x की वैल्यू बदलते जाओ, y की वैल्यू बदलते जाएगी, और y की वैल्यू बदलते जाओ तो x की वैल्यू बदलती जाएगी, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन हो गए, ये फटाफट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको बना दूँ। जो दूसरा है, इसी का है दूसरा, चौथे का ही। वो दिया हुआ है x - y = 8। सेकेंड दिया हुआ है 3x - 3y = 16। 3x - 3y = 16, क्वेश्चन नंबर 2। अब यदि हम इसकी तुलना करें ना, इसके गुणांकों की, तो 1/3 एंड -1/-3 8/16, नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 = 1/3, 8 दूनी 16 डज नॉट इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा कंडीशन। अब यदि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, दैट इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखाएं होती हैं इसमें। अब यदि रेखाएं ही समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, यानी कि असंगत भी होगा। वो बोल रहा है जो असंगत है उसे तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं, बस बता दो कि ये असंगत है। तो ये असंगत है तो इससे कुछ नहीं बोलना, ना इसके सोल्यूशन निकालने हैं। तो तीसरा है इसी का, वो दिया हुआ 2x + y - 6, 2x + y = 6, क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड दिया हुआ 4x - 2y, 4x - 2y = 4, ये दिया है। अब यदि हम इसके वही करें, तुलना करें, देन 2/4 1/-2, तो यदि यही बराबर नहीं, यानी कि 1/2 डज नॉट इक्वल टू -1/2, तो ये क्या होगा, रेखा प्रतिच्छेदी होंगी। ये कंडीशन हमारी प्रतिच्छेदी की है। तो जो हमारी रेखाएं हैं वो क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं। अब जब रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो मतलब ये संगत है। अब संगत है तो भाई इसके सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, सीधे विलोपन लगाते हैं, नहीं। देखो प्रतिच्छेदी तो इसका एक सोल्यूशन होगा, तो इसलिए हल कर रहा हूँ मैं इसको। इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें 1 से। तो जब 2 से करेंगे तो जाएगा हमारा 4x + 2y = 12। जब 1 से करेंगे तो 4x - 2y = 4, ये कट जाएगा। जो जाएगा हमारा 4 दूनी 8x = 12 4 16, x = हमारे 2 मिल जाएगा, नहीं। कर लेना इसको, x = 2, अरे x की वैल्यू किसी में रख देते हैं, इसमें रख दूँ मैं, तो यानी कि 2 × 2 + y = 6, दूनी 4, y = हमारा 6 - 4 यानी कि 2 मिल जाएगा। बस ये इसके सोल्यूशन है। इसका ग्राफ खींचना हो खींच लेना, अदरवाइज ये पेपर में आता नहीं कि मतलब तुम इसका ग्राफ खींचो, फालतू में बवाल है एक ठो, टाइम बहुत लगता है, ठीक है।
इसका देखो चौथा क्वेश्चन, चौथे का चौथा क्वेश्चन, ये 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, एंड 4x माइनस 4y इक्वल टू 5, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो इसकी तुलना कर देते हैं, बताते हैं कि संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो सॉल्व करना है, असंगत है तो कुछ नहीं करना। 2y4 माइनस 2y माइनस 4 2y5, तो ये कट जाएगा हमारा, तो यानी कि इसको काट देंगे, 1/2 हो जाएगा ये हमारा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये 2/5। एंड ये कंडीशन होती है समांतर रेखाओं की। किसकी होती है? वो जो कंडीशनें जो मैंने पहले लिखवाई है ना, अगर तुमने वो रट ली है तो तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये समांतर रेखाएं हो गई। अब सब रेखाएं समांतर होती है, यानी कि जैसे रेल की पटरियाँ, तो वो एक दूसरे को मिलती नहीं, जब मिलती नहीं तो कोई सोल्यूशन नहीं होता, यानी कि वो असंगत होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है ये समाप्ति की ओर हो गया। अब हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उसको फटाफट नोट करो, समझो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना है करो। ये जो क्वेश्चन है पाँचवा, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये पूछा भी गया है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ये कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, जिसकी जो लेंथ है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर जो है अधिक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन को गौर से। इसका जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं बताओ, बाग की विमाएं यानी कि भुजाएं, विमाएं बताओ, है ना। समझना, थोड़ी गौर से समझने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन एकदम सिंपल है। देखो बता रहा हूँ, समझना, ये मैं बता रहा हूँ, ये मान लो हमारा आयत हो गया, नहीं, इसकी लंबाई मैं x मीटर मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ? x मीटर। चौड़ाई मान लेता हूँ मैं y मीटर। हालांकि इससे नहीं, मैं केवल समझ बता रहा हूँ। तो मैं मान लेता हूँ, माना जो आयत की जो लंबाई है वो कितनी है हमारी? x मीटर है ना। और जो चौड़ाई है ये कितनी है हमारी? y मीटर है कि नहीं? मान लिया हमने, और क्या, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, pq मान सकते हैं, जो मानना हो, राम सीता मान सकते हैं। ये हो गया। अब कंडीशन समझो उसकी, वो क्या कह रहा था। उसने कहा था कि बाग जिसकी लंबाई जो है, इनकी लंबाई एक तरफ चौड़ाई 4 अधिक है, उससे इससे 4 ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए 4 इसमें ऐड करेंगे, है कि नहीं। अब यदि इसका एक क्वेश्चन बनाए तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, मान लेते हैं 1 है हमारी। और देखो परिमाप कैसे निकालते हैं। परि मतलब चारों तरफ की, माप मतलब माप। ये जो परि प्लस माप है ना, परि मतलब जो होती है चारों तरफ, और माप मतलब मान सकते हो लंबाई जो भी है यानी कि चारों तरफ की जो लंबाई है वो नापनी है हमें। देखो भाई, ये x है, ये y है। यदि मैं इसका परिमाप निकालता हूँ आयत का, कैसे निकालूंगा? एक x ये हो गया, एक ये y हो गया, ये भी x होगा, ये भी y होगा, तो एक ये x हो गया, एक ये y हो गया। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x 2x प्लस y 2y। नहीं तो यदि 2 चाहे तो कॉमन लेके x प्लस y लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। अब वो क्या बोल रहा है? अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब परिमाप का आधा, तो बाई 2 यदि करते हैं तो हमें अर्ध परिमाप मिल जाएगा। ये परिमाप है, यदि बाई 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा अर्ध परिमाप। आधी माप, तो ये कट जाएगा हमारा, तो यानी कि x प्लस वाई मिल जाएगा, समझना। और उसने स्पष्ट बोल दिया कि जो अर्ध परिमाप है वो कितना? 36 है, तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 36, क्वेश्चन नंबर 2।
अब हमें क्वेश्चन मिल गई हैं, फटाफट सॉल्व कर देते हैं। बताऊँ कैसे? देखो ये है, इसके नीचे मैं इसको लिख दे रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 36। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी। इसको काट सकते हैं विलोपन से। ये जगह 2x इक्वल टू 36 4 40 हो जाएगा, x इक्वल टू 20 मिल जाएगा हमें। कितना मिल जाएगा? 20। अब x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ मैं। किस में रख देता हूँ? 1 में रखता हूँ, यानी कि x जो है 20 माइनस वाई इक्वल टू 4 है। और जब y ये हो जाएगा 20 माइनस 4 इक्वल टू वाई, देन y इक्वल टू मिल जाएगा हमें 16। बस समझ लो, लंबाई हमारी 20 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर है। बस निकल गई फटाफट। उम्मीद कितना समझ में आया होगा। तो नोट कर लो फटाफट, यदि आ गया हो, ना आया हो तो पूछ लो कमेंट में कुछ भी। ये एक हमें रैखिक समीकरण दिया हुआ है, छठवां जो क्वेश्चन है, इसमें हमें एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। वो दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें कुछ ऐसा एक दूसरा इक्वेशन हमें ये फाइंड करना है ताकि रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेदी हो जाएं। क्या हो जाएं? प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी के लिए हम जानते हैं कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इतना कर दो तो बस रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई। अब ऐसा कर दें, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। ऐसा कर दें कि ये एक दूसरे के बराबर ना हो तो पलट देते हैं इसको। तो 3x प्लस 2y यदि मैं कर दूँ इक्वल टू 10 कर दूँ, और यदि इसकी तुलना करेंगे हम तो 2y3 डज नॉट इक्वल टू 3y2। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो बस रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई। तो मान लो ये हमें खुद से बना देना है। वो कह रहा है एक मैं दे रहा हूँ और एक तुम खुद से बनाओ ताकि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाए। तो प्रतिच्छेदी की हमें कंडीशन पता है, ये होती है। तो हमने वैसा बना दिया। बात समझा कि नहीं है? अब देखो दूसरी जो कह रहा है वो बोल रहा है कि समांतर हो जाए। क्या हो जाए? समांतर हो जाए। समांतर की बता चुका हूँ, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 डजंट इक्वल c1 बाई c2, है ना? तो वो दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों बराबर है, ये बराबर ना रहे तो मैं कर देता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 कर देता हूँ। तो देखो यदि इसकी तुलना करेंगे तो हम, तो यानी कि 2/2 इक्वल टू 3/3 डज नॉट इक्वल टू 8/10। नहीं, बस हो गई कंडीशन। तो ये मैंने खुद से दे दिया है ना, बस यही वो मांग रहा है, कुछ अपने से तुम बना के दो। तो तीसरा है, तीसरा जो बोल रहा है हमारे रेखाएं जो संपाती हो जाएं। क्या हो? संपाती के लिए होती है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। इसे मैं कर देता हूँ 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। इसकी तुलना करके देख लो, 6y लिखा हुआ है। इसकी तुलना करके देख लो, 2y 4 3y 6 8y 16 1y 2 इक्वल टू 3 दूनी 6 1y 2 इक्वल टू 8 दूनी 16 1y 2। बस संपाते हुए रेखा नहीं। तो वो हमें एक इक्वेशन दे रहा था, ये उसने दे रखी थी, और वो बोल रहा था कि तुम लोग यार 3 इक्वेशन ऐसी दो, एक दो तो प्रतिच्छेदी के लिए दो, तो मैंने ये दे दी। फिर बोल रहा समांतर के लिए दो, तो ये दे दी, और संपाती के लिए। समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल सी बात है। और एक क्वेश्चन और बचा 7वां, थोड़ी सा लेंदी मुझे लग रहा है पढ़ के, ये देखते हैं कितना बड़ा होगा। कोई बात नहीं, फटाफट के सुबह नोट कर लो। हो गया? करते जाएंगे भाई तो सब कुछ हो जाएगा। कहते नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो एक बार लड़ते हैं इस क्वेश्चन से, देखते हैं क्या है ना। जो 7 नंबर है वो बोल रहा है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई इक्वल टू -1, और ये दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है। बोला इसका ग्राफ खींचो। कुछ नहीं, इस पर इसका ग्राफ ही खींच लेते हैं, है ना। जो रेखा ऊपर वाली है जब उसका वो बना देते हैं हम ये, और यदि x और y, यदि x मैं 0 कर देता हूँ, समझना क्या करता हूँ, x 0 करता हूँ तो मुझे y 1 मिलेगा। नहीं, यदि y में 0 कर देता हूँ तो x कितना मिलेगा? -1 मिलेगा।
जो दूसरा वो खींच लेते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। x माइनस वाई इक्वल टू -1 का है ये, और ये जो है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 का है ये। खींचते हैं, देखते हैं क्या होता है। आगे कुछ नहीं, x एंड y, यदि मैं यहाँ पर x 0 कर देता हूँ, है ना, x यदि 0 हो गया तो y हमारा 6 मिल जाएगा। यदि हमारा y 0 हो गया तो x हमारा जो है वो 3 चौको 12 4 मिल जाएगा। खींचते हैं, देखते हैं इसका ग्राफ क्या होता है। पता नहीं मुझे भी कैसे आता है, क्या वो हो रहा है। कुछ पॉइंट शो कर लेता हूँ इसमें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, है कि नहीं। तो यदि मैं देखो x की 0 लेता हूँ, x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y मुझे +1 मिल जाता है, यानी यहाँ पर, यानी कि 0,1 ये पॉइंट मिल रहा है मेरे को, है ना। और यदि मैं x की वैल्यू -1 लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर कहीं, तो मुझे y 0 मिल रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा -1,0, होगा कि नहीं। तो यदि मैं इसको मिलाता हूँ, सोचना गौर से, तो कुछ ऐसा मिलेगा जी। चलिए, जो कह रहा है वो कर रहे हैं, बाकी हमें पता नहीं आगे इसका क्या होने वाला है। तो ये किसका हो गया, ये हो गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू -1 का ग्राफ है ये, है ना। और यदि इसको खींचे तो यानी कि x अगर 0 है तो y हमारा पॉजिटिव में 6 मिलता है। अरे यार, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर मैं 6 मान दे रहा हूँ, ठीक है, 6। तो यहाँ पर हमारा 6 मिलेगा। कितना मिलेगा ये हमारा 0,6। और यदि क्या है कि y अगर 0 है तो x हमारा प्लस का 4 मिलेगा, 1 2 3 4 यहाँ पर कहीं मिलेगा 4,0। अब इसको मैं मिलाता हूँ ना, ऐसे करके कुछ ऐसे मिला दिया मैंने। अब वो क्या बोल रहा है, ग्राफ तो खींच ले भाई। ये बोल रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षांकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और जो त्रिभुज बने उसको छायांकित कीजिए। तो त्रिभुज जो हमारा x अक्ष के साथ ये वाला बन रहा है भाई, सबको दिख रहा होगा, नहीं बन रहा। और इसके निर्देशांक मुझे पता है, ये है, ये है, बस इसके पता नहीं है। तो ये पॉइंट के कब पता चलते, जब दोनों रेखाओं को सॉल्व कर लेते हैं, बस उसके वो हमें मिल जाएंगे। नहीं, इसमें 2 से कर देते हैं, इसमें 1 से कर देते हैं। 2 से करता हूँ तो 2x माइनस 2y इक्वल टू -1 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। 2 हो गया तो जब इसको काट देंगे तो 3 2 5x इक्वल टू हो जाएगा 10, x इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 2। जब x 2 मिल रहा है 2 माइनस वाई इक्वल टू -1, y इक्वल टू मिल जाएगा हमारा कितना 3, शायद 3 मिलेगा ना, हाँ 3 मिलेगा भाई। तो ये जो हो जाएंगे हमारे पॉइंट 2,3। तो भाई जो त्रिभुज के जो कोऑर्डिनेट है ना, जो निर्देशांक हैं शीर्षों के, वो मेरे ख्याल से ये होने चाहिए 2,3 -1,0 एंड 4,0, ठीक है। तो बस यही इसकी सॉल्यूशन होगी। तुम लोग थोड़ी करके देख लेना, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई हो, मैंने इसका देखा नहीं है कुछ भी सॉल्यूशन, है ना। तो बस समाप्त करते हैं आज का ये लेक्चर। हमारा जो 3.2 है वो ख़त्म हो गया। अब अगले लेक्चर पे प्रयास करेंगे कि आपको प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड तीनों विधियों को मैं डीपली एकदम अध्ययन करवाऊँ, तो फिर तुम्हें ये सब समझने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यार तुम लोगों को क्लास 8th में ये सब होता है ना, तुम पढ़ाओगा 8th में 9th में, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो फिर बता ही दूंगा, अन्यथा तुम्हें आना चाहिए था। तो इसको फटाफट नोट करो। अब हम लेक्चर एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है फिर।